अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। इस लेक्चर में हम फर्टिलाइज़ेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम फर्टिलाइज़ेशन की तफ़सील जानेंगे। हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइज़ेशन एक ऐसा अमल है जो कि गैमीट्स के बनने के बाद होता है और इस अमल के दौरान जो नर और मादा गैमीट्स हैं उनका मिलाप होता है और नर और मादा गैमीट्स के मिलाप से ज़ाइगोट बनता है जिससे नया जानदार नमू पा जाता है। तो फर्टिलाइज़ेशन क्या है, पहले हम इसकी तारीफ़ लिख लेते हैं। इससे मुराद नर गैमीट और मादा गैमीट का मिलाप है। तो नर और मादा गैमीट्स के मिलने के अमल को फर्टिलाइज़ेशन कहते हैं और इसके नतीजा में ज़ाइगोट बनता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। इस अमल के नतीजा में ज़ाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइज़ेशन में स्पर्म जो कि नर गैमीट है वो एग के साथ मिल जाता है, एग जो कि मादा गैमीट है। तो स्पर्म और एग के मिलने से ज़ाइगोट बन जाता है। तो स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, यानी उसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में नहीं होते। एग भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे बनने वाला, इन दोनों के मिलाप से जो बनने वाला सेल होता है ज़ाइगोट, वो डिप्लॉइड होता है। तो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा कि ये क्या होती है। अब हम फर्टिलाइजेशन की इकसाम पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन की इकसाम। फर्टिलाइजेशन की जो पहली किस्म है वो है बैरूनी फर्टिलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बैरूनी फर्टिलाइजेशन यानी जो जिस्म से बाहर हो उसको बैरूनी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो दूसरी किस्म है फर्टिलाइजेशन की वो है अंदरूनी फर्टिलाइजेशन। बैरूनी फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। बैरूनी को इंग्लिश में एक्सटर्नल कहते हैं, जबकि अंदरूनी फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं या अंदरूनी फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बैरूनी या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बैरूनी या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग सेल होता है उसको जानवर के जिस्म से बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, यानी एग सेल के साथ जो स्पर्म
का मिलाप होता है वो जानवर के जिस्म से बाहर होता है। तो इसकी हम तारीफ कर लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग सेल जानवर के जिस्म से बाहर फर्टिलाइज होता है, यानी उसके साथ स्पर्म या नर गैमीट जानवर के जिस्म से बाहर आकर मिलाप करता है। एग सेल भी जानवर के जिस्म से बाहर खारिज होता है मादा जानवर के जिस्म से, और स्पर्म भी नर जानवर के जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। तो एग और स्पर्म मादा और नर गैमीट जिस्म से बाहर खारिज होते हैं और ये जिस्म से बाहर ही मिलाप करते हैं। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग सेल जिस्म से बाहर फर्टिलाइज होता है। हाँ, इस फर्टिलाइजेशन के दौरान जो नर और मादा जानवर हैं वो अपने गैमीट एक दूसरे के बहुत करीब आकर खारिज करते हैं और एक ही वक्त पर खारिज करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नर और मादा जानवर ये एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे के करीब आकर ये एक ही जगह पर एक ही वक्त पे अपने अपने गैमीट्स को खारिज करेंगे। मादा जानवर एग को खारिज करेगा और नर जानवर स्पर्म को खारिज करेगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जानवर होते हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में गैमीट्स खारिज करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स जिस्म से बाहर एक दूसरे के साथ मिलते हैं या उनका मिलाप जिस्म से बाहर होता है। तो चूंकि गैमीट्स जिस्म से बाहर खारिज किए जाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, तो जिस्म से बाहर बहुत सारे माहौलियाती खतरे लाहक होते हैं उन गैमीट्स को, और गैमीट्स की एक बड़ी तादाद उन खतरों का शिकार हो जाती है। वो बहुत सारे माहौलियाती अनासर की वजह से बहुत सारे गैमीट्स ज़ाया हो जाते हैं। जैसा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये आमतौर पर आबी माहौल में होती है, पानी में होती है। पानी में बहुत सारे अनासर ऐसे होते हैं जैसा कि शिकारी वो जो एग्स और दूसरे गैमीट होते हैं उनको खा जाते हैं और जिसकी वजह से गैमीट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान थोड़ी सी मिकदार में गैमीट्स खारिज किए जाएंगे तो वो थोड़ी सी मिकदार या तादाद में मौजूद गैमीट्स वो माहौलियाती अनासर का शिकार बनकर ज़ाया हो जाएंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी और नए जानदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जानदार ये एक बड़ी तादाद में अपने जिस्म से गैमीट्स को खारिज करते हैं, ताकि अगर कुछ गैमीट्स माहौलियाती अनासर के ख़तरे की वजह से ज़ाया हो भी जाए तो बाकी बच जाने वाले गैमीट्स मिलकर वो नया जानदार बना दें। तो इस अमल के दौरान गैमीट्स की बड़ी तादाद खारिज की जाती है, और वो मैंने आपको बताया कि क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमीट्स की एक बड़ी तादाद खारिज की जाती है। उसकी तफसील मैंने आपको बताई, क्योंकि आमतौर पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आबी माहौल में होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन आबी माहौल में होती है, यानी आबी माहौल ऐसा माहौल जहाँ पानी मौजूद होता है। तो आबी माहौल में बहुत सारे माहौलियाती अनासिर, जैसा कि शिकारी उधर बहुत सारे होते हैं, वो गैमीट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो गैमीट्स को ज़ाया कर सकते हैं। इसलिए गैमीट्स बड़ी तादाद में पैदा किए जाते हैं, ताकि अगर कुछ गैमीट्स उनको माहौल में ख़तरा हो और वो माहौल में टूट फूट भी जाएँ, माहौल में पाए जाने वाले शिकारी अगर उन्हें ज़ाया भी कर दें आबी माहौल में, तो कुछ गैमीट्स बच जाएँ जो फर्टिलाइजेशन करके नया जानदार बना सकें। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से जानदारों में होती है? ये अमल इनवर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स के दो ग्रुप्स, जिनमें मछलियाँ और एम्फीबियंस शामिल हैं। ये वर्टिब्रेट्स के दो ग्रुप्स हैं, मछलियाँ और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी मेंढक, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो दूसरी किस्म है फर्टिलाइजेशन की, वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग सेल होते हैं वो मादा जानवर की रिप्रोडक्टिव नाली के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। मादा जानवर के जिस्म के अंदर एक नाली होती है जिसे रिप्रोडक्टिव नाली कहते हैं। उसमें एग सेल पड़े होते हैं और वहीं पर मौजूद एग सेल के साथ स्पर्म्स का मिलाप होता है, यानी उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये वाली फर्टिलाइजेशन जो मादा जानवर के जिस्म के अंदर हो रही है, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इसमें इस अमल में एग सेल्स मादा जानवर के अंदर रिप्रोडक्टिव नाली में फर्टिलाइज होते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये आपने जाना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से जानवरों में होती है? उनकी मिसालों में एक परिंदे हैं, परिंदों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरे रेप्टाइल्स हैं। तीसरे मैमल्स हैं। इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। जो परिंदे और रेप्टाइल्स हैं, परिंदे और रेप्टाइल्स फर्टिलाइजेशन के बाद उनके अंदर जो एग पड़ा होता है, परिंदों और रेप्टाइल्स, मादा परिंदों और मादा रेप्टाइल्स के जिस्म में जो एग पड़ा होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये परिंदे और रेप्टाइल्स उस एग के इर्द गिर्द एक हिफाजती शेल बनाते हैं। वो शेल उस फर्टिलाइज्ड एग की हिफाजत करता है और उसमें से पानी के ज़या को रोकता है, उसमें से पानी निकलने नहीं देता। तो ये हम लिख लेते हैं कि रेप्टाइल्स और परिंदे ये जानवर
फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल्स, फर्टिलाइज्ड एग सेल्स जिनकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, फर्टिलाइज्ड एग सेल्स के गिर्द हिफाजती शेल्स खारिज करते हैं जो नमू उस फर्टिलाइज्ड एग से जो नमू पाने वाले एम्ब्रियो को नुकसान और पानी के ज़िया से बचाएगा। तो वो शेल जो है वो अंदर मौजूद फर्टिलाइज्ड एग से जो यानी जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, शेल उस एम्ब्रियो की हिफाजत करेगा, उसमें से पानी भी नहीं निकलने देगा और उस एम्ब्रियो को मुख्तलिफ किस्म के नुकसान से बचाएगा। जो मैमल्स हैं, मैमल्स इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मैमल्स फर्टिलाइज्ड एग के इर्द गिर्द जो उनके जिस्म के अंदर मादा मैमल्स उनके जिस्म के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग पड़ा होता है उसके इर्द गिर्द शेल खारिज नहीं करते, बल्कि उस फर्टिलाइज्ड एग को अपने जिस्म के अंदर ही रखते हैं और वो फर्टिलाइज्ड एग मादा मैमल्स के जिस्म के अंदर ही बच्चे में नमू पा जाता है और वो जो फर्टिलाइज्ड एग मैमल के अंदर मौजूद होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो पहले एम्ब्रियो में तब्दील होता है और वो एम्ब्रियो से फिर बच्चा बन जाता है। इस दौरान एम्ब्रियो को जो चीज़ भी चाहिए वो उसको उसकी माँ फराहम करती है, चाहे खुराक हो चाहे ऑक्सीजन हो। इसके अलावा एम्ब्रियो को माँ के जिस्म के अंदर उसी एम्ब्रियो से बच्चा बनना है, एक इजाफी हिफाजत भी मिल जाती है जो उसको जिस्म से बाहर नहीं मिलती। तो मैमल्स में एम्ब्रियो को जिस्म के अंदर एम्ब्रियो ये एग से बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जिस्म के अंदर इजाफी हिफाजत के साथ साथ हर वो चीज़ मिलती है जिसकी एम्ब्रियो को ज़रूरत होती है और वो जिस्म के मैमल्स में जिस्म के अंदर ही मादा मैमल में जैसा कि इंसान बच्चे में नमू पा जाता है और ये जो एम्ब्रियो मादा मैमल के जिस्म के अंदर है इसको खुराक भी अपनी माँ से मिलती है, ऑक्सीजन हर वो चीज़ जो उसे चाहिए, हिफाजत सब कुछ अपनी माँ से मिलता है और वो आखिरकार एक बच्चे में नमू पा जाता है जिसकी पैदाइश हो जाती है। तो लेकिन जो रेप्टाइल्स और परिंदे हैं इनमें फर्टिलाइज्ड एग के इर्द गिर्द हिफाजती शेल बनाकर उसको बाहर खारिज कर दिया जाता है और जिस्म से बाहर ही उस एग शेल के अंदर हिफाजती शेल के अंदर मौजूद जो एग फर्टिलाइज्ड एग है वो एक बच्चे में या नए जानदार में नमू पाएगा। तो ये हमने फर्टिलाइजेशन की इकसाम के बारे में तफसील से पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात,
आज हमने फर्टिलाइजेशन की तफसील जानी और उसकी दो मुख्तलिफ इकसाम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ़र्क किया और ये देखा कि कौन कौन से जानवर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और कौन कौन से जानवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।